सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीएचएस की तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे, और सीएचएस में आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस और जनरल साइंस, जीएस यानी जीके के अलावा हिंदी भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो हिंदी की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है और ये पीडीएफ भी आपने अपलोड कर दिया है। आपने डाउनलोड किया होगा तो आपको पढ़ने को मिलेगा, और नहीं मिला है अभी तक आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो पहला चैप्टर जो था भाषा और व्याकरण, उसको हमने बता दिया था। आज हम बात करेंगे संधि की, जो इसका दूसरा चैप्टर है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आज हम बात कर लेते हैं आपके होने वाले सीएचएस के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि जैसे कि बीएचयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बताया गया है कि आपके जो परीक्षा की डेट थी, जो भी कुछ भी थी, उसको हटा दिया गया है, टाल दिया गया है। और अब लॉकडाउन हटने के बाद या फिर आगे जो भी जब भी परीक्षा करवानी होगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। चूँकि 3 मई तक आपका लॉकडाउन चलने वाला है, तो इस वजह से ये जो भी नोटिफिकेशन आने वाली है वो 3 मई के बाद आएगी। तो तब तक का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका पेपर कब और कहाँ पे कैसे होना है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं संधि के विषय में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे संधि की परिभाषा, यानी इसका मतलब समझते हुए। तो संधि का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, कुछ बदलाव उत्पन्न होता है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को उसकी संधि कहते हैं। तो दो वर्ण जो पास पास होते हैं वही जुड़ना चाहिए। तो ये हो गया संधि की परिभाषा। और संधि के भेद के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः मूलतः संधि 3 प्रकार की मिल जाएगी। एक तो आपको स्वर संधि यहाँ पे दिखाई दे रही है, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे आ जाते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दिए गए हैं। तो मुख्य रूप से आपके पास जो स्वर संधि है, इसमें आपका जो सिलेबस के अंतर है, स्वर संधि के भेदों के बारे में पूछा जाएगा। तो स्वर संधि का मतलब समझ लीजिए। पहले बात तो जो स्वर होते हैं उनमें जो मिलाप होता है, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भानु में छोटा ऊ है, उदय में छोटा ऊ है, तो ऊ और ऊ मिलकर के हो गया बड़ा ऊ, तो भानुदय बन गया। वैसे जैसे रमा, रमा में अब क्या है, रमा में बड़ा अ है, अ, और ईस में ई है, ये दोनों मिलकर बन गया ए। तो ऐसे में सॉरी ए बना है जी, ए बना है। तो ऐसे में जो ये बदलाव हो रहा है, ये स्वरों के मिलने के, आ और ई दोनों के दोनों स्वर हैं, इनके मिलने से जो बदलाव या विकार उत्पन्न होता है इनको स्वर संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि के बाद सीखने के बाद अब आ जाते हैं स्वर संधि के भेद के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि स्वर संधि के भेदों का ही यहाँ पे सारा तामझाम है। यहाँ पे जो इसके 5 भेद दिए गए हैं स्वर संधि के, इन्हीं का आपको प्रयोग आगे करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी आएंगे इसमें किस प्रकार की संधि है। ऑप्शन में गुण, दीर्घ, वृद्ध, यण और अयादि, इन सब के बारे में दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम स्वर संधि के भेदों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या क्या हैं। शुरुआत करेंगे गुण संधि के से। वैसे तो दीर्घ संधि पहले पढ़ी जाती है, पर चूंकि यहाँ पे गुण दिया गया है तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे नर में छोटा आ है और यहाँ पे ई है, आ और ई मिलकर हो जा रहा है ए। ठीक है, आ और ई मिलकर ए हो जा रहा है। तो कहीं पर भी आपको आ के बाद ई मिले तो ए बनेगा। ठीक है, आ के बाद ऊ मिले तो, एक मिनट, जैसे यहाँ पे आपके पास आगे की ओर ये अ होना चाहिए या फिर आ होना चाहिए, और इनके बाद में आपको अगर ई मिल जाता है, ई छोटी या फिर बड़ी वाली, तो उससे बनेगा ए।
और ऊ मिल जाता है छोटा या बड़ा वाला तो उससे बनेगा ओ। तो ये होता है गुण संधि, ये इसके गुण को दिखाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे नर में अ है और इंद्र में ई है, तो अ और ई मिलकर ए बन गया, तो बन गया नर और इंद्र का नरेंद्र। स्व धन इच्छा माने स्वेच्छा, परम धन ईश्वर माने परमेश्वर, महा में तो आ मिल रहा है और ई मिल रहा है तो महेश्वर बन गया। ब्रह्म में आ है और री है, महर्षि ब्रह्मर्षि हो गया ये। महाधन उपकार, तो माँ आ और उ मिल करके ओ बन गया, महोपकार हो गया। तो ये होती है गुण संधि। तो यहाँ पे आपको एक विशेष गुण दिखाई देता है, इस वजह से इसका गुण, इसे गुण संधि कहा जा सकता है। ये याद करने का तरीका हो गया। उसके बाद आ जाते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में वृद्धि होने का यहाँ पे बात समझ में आती है। जैसे छोटा अ, यहाँ पे धन में आपको अ मिल जाएगा, कौन सा अ, ये वाला अ। अर्थी में आपको अ मिल जाएगा। जब छोटा अ और अ ये दोनों मिल जाएं, आपके पास यहाँ पे बड़ा वाला भी हो सकता है, यहाँ पे भी बड़ा वाला हो सकता है, तो ऐसे दोनों मिल करके आपको बराबर में जो मिलने वाले हैं वो बड़ा आ ही मिलेगा। यहाँ पे आपको धनार्थी दिखाई दे रहा था, इसमें बड़ा आ धनार्थी, तो ये जुड़ रहा है। जैसे शरण धन अर्थी शरणार्थी, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा, तो ये जो होता है बढ़ रहा है, बड़ा वाला अक्षर बाद में मिल रहा है उत्तर के बाद, यानी जुड़ने के बाद जो मिल रहा है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है गुण दीर्घ संधि। यहाँ पे अति में ई मिल जा रहा है, ईयु में ई, तो ई और ई मिलकर अति बड़ी ई बन जाए अतीव। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका बनने वाला है। तो लघु या दीर्घ आ के बाद लघु या दीर्घ आ है तो ये दीर्घ आ बन जाता है, और लघु या दीर्घ ई के बाद लघु या दीर्घ ई आए तो ये दीर्घ ई बन जाता है। ऐसा ये इसके जो परिभाषा लिखवाई जाती है उसमें मिलता है। फिर आगे वाले पे चलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जैसा कि समझ में आ रहा है कि इसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या वृद्धि हो रही है? जैसे एक में अ मिल जाता है और यहाँ पे एक में ए मिल जा रहा है, तो ये दोनों मिल करके बन जाएंगे ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। एक में आपको अ मिल रहा है और एक में आपको ए मिल रहा है, तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा ए। तो ये बन गया अ और ए मिलकर ए बन गया। ऐसे ही ए रहेगा, यानी ये ए ये रहेगा, तब पर भी आपको तब यही मिलने वाला है। अब ऐसे में ओ रहेगा या फिर ओ रहे, ठीक है। दीर्घ आ या दीर्घ लघु या दीर्घ आ के बाद अगर ए आता है या फिर ए आता है, ए आता है, तब ये ए बन जाएगा। ओके, और वैसे ही कहा जाएगा लघु या दीर्घ अ के बाद ओ या ओ आता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ओ, यानी दीर्घ वाला ओ बन जाएगा। यही यहाँ पे दिया गया है। जैसे दिया गया है सदा में अ है, ठीक है, और एव में ए है, तो ए और अ मिलकर हो गया आए, तो ये बन गया सदैव। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल करके बन रही हैं दीर्घ संधि में। अब दीर्घ संधि में और भी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। बात करेंगे यौन संधि की, तो यौन संधि में आपको मिल जाएगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत लंबा लंबा चीज़ होते हैं, पर यहाँ पे जैसे यहाँ पे यदि में ई आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो ई के बाद आ रहा तो यद्यपि बन जाएगा, ई के बाद आ रहा तो इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पे त्या बन गया है। अतिधन आचार अत्याचार बन गया। अधिधन अयन अध्ययन बन गया। तो यहाँ पे जो भी आपको अक्षर यहाँ पे द मिलता है वो आधा बनकर आगे जुड़ जाता है, और यहाँ पे ये अक्षर ऐसे बनते हैं। जैसे अधिधन में आधि में आधा धा जो है आधा धा बन गया, ई और अ मिल करके या बन गया, ई और अ मिलकर या बन गया। तो ये कुल मिला के कुछ अलग अलग प्रकार से बात बनती है। अभी तक आपको जो भी अभी तक आपने देखा था उसमें अ और आ या फिर बड़ा अ ये आगे आते थे, अब बाद में नहीं आते थे, लेकिन अभी ये बाद में आने लगे हैं। तो ये यण संधि का उदाहरण बनता है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा वधुधन आगमन बराबर वधु आगमन, ये बन रहा है।
आयात संधि की बात करेंगे। आयात संधि में पो धन इत्र, यहाँ पे बन गया है पवित्र, यहाँ पे था ओ, यहाँ पे था ई, तो ओ और ई मिलकर बन गया ये पवित्र बना। अब यहाँ पे जो बन रहा है ये भी थोड़ा सा अलग सा तरीके से यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आ और ई मिलकर वा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयात संधि, आयात संधि की परिभाषा अगर आपको पहचानना है तो यहाँ पे ओ औ ऐ ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो ये आयात संधि होगा। यहाँ पे अति, धत्ती, नु, वधु ये सब करके छोटा हो के प्रयोग कर रहा है, जो आगे मिलते हैं वो हो गए आपके यण, और आयादी में ओ औ ये आने लगे, तो यहाँ पे आपके मिल गए आयात संधि। तो ये होता है, तो लगभग ये पकड़ने भर का है, बाकी चीज़ें और भी लंबी होती हैं, चलती हैं। अगर आपको हिंदी व्याकरण में घुसना है तो अभी लंबा जाएंगे, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पे कम रहने वाली है और भी चीज़ें हमें देखनी है, तो इतने ज़्यादा गहराई में घुसना कोई लाभ तो मुझे नहीं लगता है कि देगा। खैर, इनको बाद में छोड़ते हैं, अब आ जाते हैं व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि में होता है क्या है, जब भी दो व्यंजनों का मेल होता है, जब भी दो व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर से साथ जब संयोग होता है, तब यहाँ पे व्यंजन संधि होती है। जैसे दिक माने होता है, यहाँ पे देखिए आधा का है और अ, दिक धम अंबर बराबर दिगंबर बन रहा है, तो इसमें आधा का जुड़ रहा है, तो इस वजह से ये व्यंजन है, तो व्यंजन संधि हो गया। व्यंजन संधि के बाद व्यंजन संधि में भी बहुत सारे नियम होते हैं, 10-15 नियम होते हैं, तो ज़्यादा आसान बस यही है कि आप यहाँ पे देख लें कि कौन सा वर्ड है, स्वर है या व्यंजन है। अब जहाँ भी आपको व्यंजन जुड़ता हुआ दिखाई देगा तो आप उसको व्यंजन संधि कह देंगे। और आगे बात करेंगे विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में आपको एक विसर्ग का प्रयोग जरूर मिल जाएगा। विसर्ग में आपको यहाँ पे अह वाली बिंदियां दिखाई दे रही है, ये विसर्ग होता है, तो यहाँ पे जब जुड़ रहा है विसर्ग तो विसर्ग संधि हो गया। तो यहाँ पे विसर्ग और ये सारी चीजें होने के बाद हम यहाँ पे अभ्यास माला में चलते हैं, और अभ्यास माला में चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थी बना है, तो यहाँ पे विद्या धन अर्थी, अर्थी, तो यहाँ पे विद्यार्थी बन रहा है, तो ये कौन सी संधि होगी, इसको हमको समझना है। ओके, तो यहाँ पे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे विद्यार्थी में कौन सी संधि प्रयोग की गई है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी में पहले बात, यहाँ पे स्वर संधि की प्रयोग की गई है, लेकिन स्वर संधि के यहाँ पे भेद दिए गए हैं, कौन से दीर्घ गुण वृद्धि यण क्या सी प्रयोग की गई। तो यहाँ पे विद्या धन अर्थी बनता है, तो विद्या धन अर्थी अ और अ मिलकर आ बन रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि बनेगी, क्योंकि बड़ा हो रहा है। इसमें देखेंगे आ, विद्या में अ और अर्थी में अ, दोनों मिलकर के आ बन रहा है, इसलिए दीर्घ है। उसके बाद रामायण में का संधि विच्छेद क्या होगा रामायण का, तो यहाँ पे पहले बात तो राम होगा ही, राम तो होगा ही। आयण, तो यहाँ पे जो आयण बन रहा है राम धन आयन, तो यहाँ पे आयन आयन भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो सही सही बनेगा वो बनेगा पहला वाला, राम धन आयन, रामायण। तो यहाँ पे रामायण जो हो रहा है वहाँ पे यन भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, राम धन आयन, ये बनेगा पहला वाला विकल्प रामायण, ठीक है। और इसके बाद बनेगा अगला जो क्वेश्चन है परमौषध। यहाँ पे परम धन औषध जो होगा औषध, तो ये बनेगा परमौषध। यहाँ पे परम शब्द के साथ जुड़ेगा, तो परम धन औषध, यहाँ पे औषध जो दिया है ये नहीं होगा, औषध ये बनेगा, तो परम धन औषध परमौषध बनेगा। आगे है सुरेंद्र में कौन सी संधि, तो इसमें सूर्यधन इंद्र बन रहा है, सूर्यधन इंद्र, अ और ई मिलकर ए बन रहा है, गुड़ बनेगा यहाँ पे। तो चौथे वाला जो क्वेश्चन का बी वाला विकल्प सही हो, गुड़, क्योंकि देखिए यहाँ पे सूर्य माने र रहेगा, उसमें आ जुड़ेगा, और इंद्र तो ई रहेगा, तो आ और ई मिलकर ए बन रहा है, ये गुड़ में होता है, तो यहाँ पे गुड़ संधि हो गई। आगे है सन्मार्ग, तो यहाँ पे सत धन मार्ग बनेगा, यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही होगा, सन्मार्ग जो है सत धन मार्ग से मिलकर बना है। अभ्युदय की बात करेंगे, छठवा जो प्रश्न है अभ्युदय, इसमें अभिधन उदय, अभिधन
उदय बनेगा, और यहाँ पे अभिधन उदय बनेगा कि पहला दूसरा वाला विकल्प बनेगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प सही होगा, अभी नहीं हो पाएगा, अभिधन उदय अभ्युदय बनता है। और तो यहाँ पे आपका संधि भी प्रयोग होगी, कौन सी इसमें रहेगा, तो इसमें प्रयोग होगी यण संधि। ठीक है, तो यहाँ पे यण संधि भी लगेगी। और उसके बाद पवन में बात करेंगे, पवन में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हमको पवन में दीर्घ गुण तो नहीं लग रहा, यण भी नहीं लग रहा। सातवें का डी वाला विकल्प सही है, अयाद संधि है यहाँ पे, क्योंकि दीर्घ में बड़ा होना चाहिए, गुण में भी ओ या औ होना चाहिए, यण में भी यद्यप उद्यप करके होना चाहिए। तो यहाँ पे अयाद संधि ये इसका सही विकल्प है। पवित्र में कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे ये बनता है पोधन इत्र, जो दूसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है ये होगा सही, क्योंकि ये बनता है, इसका संधि विच्छेद होता है पोधन इत्र, पवित्र। ये बार बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा ज्यादा भली प्रकार से, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तब ये जाके आएगा। तो ये अगला जो क्वेश्चन है, निर्गुण का कौन सा होगा, तो निहित गुण बनेगा। तो ये जो नौवा क्वेश्चन है, इसमें जो पहला विकल्प है वो सही होगा, निधन गुण करके निर्गुण बनता है। ठीक है, जो पहला विकल्प है वो सही होगा। 10वें क्वेश्चन में आएगा, अध्ययन में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे अध धन अयन जो बन रहा है, तो यहाँ पे अध्ययन जब भी आधा वाला कोई भी अक्षर दिखाई दे तो यहाँ पे यण संधि होता है संभवतः ज्यादातर में। जहाँ पे भी आपको आधा अक्षर दिखाई दे, जैसे आधा धा दिखाई दे रहा था, यहाँ पे यण संधि होगा। जैसे प्रत्येक में यहाँ पे भी यण संधि का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए प्रतिधन एक बन रहा है, यहाँ पे होना चाहिए प्रतिधन एक, तो बनेगा प्रत्येक। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प होगा सही, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। अगले वाले क्वेश्चन पे है राजर्षि का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे राजधन ऋषि होगा, राजधन ऋषि होगा, जो कि पहला विकल्प ही बनेगा राजर्षि का। ठीक है, तो ऐसा राजा ऋषि हो तो उसे राजर्षि कहा जाए, और ऐसे राजर्षि केवल अभी तक इतिहास में शायद एक ही हुए हैं। सीता के जो पिता थे महाराजा जनक, उनको राजर्षि कहा गया है। ठीक है, आगे की बात करेंगे, जो क्वेश्चन है अभ्यर्थी। अब यहाँ पे अभिधन अर्थी, यहाँ पे आधा भाव भी मिल रहा है, तो संभवतः यहाँ पे यण संधि होगी। जी हाँ, यहाँ पे यण संधि ही है, क्योंकि यहाँ पे आधा भाव मिल रहा है। आगे जो क्वेश्चन है 14 नंबर, वहाँ पे देखेंगे, लिखा है पर्यावरण में कौन सी संधि होगी। देखिए परिधन आवरण होता है ये पर्यावरण में, परिधन आवरण, तो री और अ, तो यहाँ पे ये बन रहा है इसका दूसरा वाला विकल्प सही, यण संधि। तो यहाँ पे परिधन आवरण, इसमें आधा र मिल रहा है, तो एक पर्यावरण बन रहा है। और गिरीश में कौन सी संधि होगी, गिरधन ईस, तो यहाँ पे गिरधन ईस, गिर र में अ और ई मिलकर के ई बन रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ हो रहा है, तो दीर्घ संधि है। तो गिरीश में जो होगा वो सी वाला विकल्प सही है, गिरीश ई दीर्घ संधि। अब यहाँ पे अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अतिधन अंत, अतिधन अंत यहाँ पे होना चाहिए, 16 नंबर का बी जो है सही है, अतिधन अंत, तो बनेगा अत्यंत। और यहाँ पे जगदीश में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे जगत धन ईस बनता है, तो यहाँ पे जो होता है वो जगत वाला यानी कि त यानी आधा ता जुड़ता है, तो यहाँ पे जगत धन ईस बन रहा है, तो व्यंजन एक ता जोड़ रहा है, इस वजह से व्यंजन संधि होगी। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है निरोग, निरोग में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे निधन रोग, यहाँ पे विसर्ग, देखिए यहाँ पे निह होता है, निधन रोग, विसर्ग संधि का प्रयोग होगा जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो निधन रोग होता है। और 19 नंबर क्वेश्चन जो है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार बनेगा, प्रतिधन उपकार पहला वाला विकल्प सही होगा। ठीक है,
आगे वाले जो क्वेश्चन है वहां पे दिया गया है सूक्त का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो सूक्त में सूधन उक्ति बनेगा। अब यहाँ पे छोटा ऊ की बड़ा ऊ काम करेगा, तो छोटा ऊ काम करेगा, सूधन उक्ति बन जाएगा सूक्ति। तो ये रहेगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल रहा है उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल में उत धन जल ज्वल होता है, तो यहाँ पे उत काम करता है। तो ये जो डी उज्ज्वल, उत्जल, उत्जल नहीं हो पाएगा, उत्ज्वल सही होगा, ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। पहली बात तो उज्ज्वल जो है तो वो उत से बना है, यहाँ पे व्यंजन संधि हो रही है, व्यंजन, इस वजह से देखिए यहाँ पे ता और प्रयोग व्यंजन। तो व्यंजन के नियम तो बताया नहीं आपको, बस आप ये समझिए कि व्यंजन जुड़ जाते हैं यहाँ पे। व्यंजन संधि है तो उत धन ज्वल आपका उज्ज्वल बनेगा। आगे है तृष्णा। तृष्णा माने होता है प्यास। किस संधि का उदाहरण है? तो तृष्णा, त्रिधन इष्णा। तो यहाँ पे जो काम करेगा वो व्यंजन संधि है, त्रिधन उष्णा तृष्णा, ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदाचार में कौन सी धन है, कौन सी संधि है? तो सदधन आचार, सदधन आचार। तो संभवतः यहाँ पे आपका स्वर संधि होनी चाहिए, पर यहाँ पे सद तो होता है सद, आधा दा प्रयोग किया जाएगा, इस वजह से व्यंजन संधि होगी। तो सद धन आचार करके होता है सदाचार, तो यहाँ पे व्यंजन का प्रयोग होगा सद। तिरस्कार, यहाँ पे संधि विच्छेद इसका करेंगे, तो पहला वाला तिरस धनकार नहीं होता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तिरह धन आकार, तो तिरह धनकार, तो ये जो दूसरा वाला विकल्प है ये सही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ये विसर्ग संधि होगी। तिरह धन आकार कार, तिरस्कार। उसके बाद आगे करेंगे व्युत्पन्न। लिखा है व्युत्पन्न, व्युत्पत्ति की संधि विच्छेद क्या होगा? व्युत्पत्ति क्या? तो यहाँ पे जो बी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, ठीक है, बी वाला विकल्प संभवतः गलत जाएगा। तो कहा है कि बी व्यय के साथ उत्पत्ति ऐसे नहीं जुड़ती, विधन उत्पत्ति, ये जो पहला विकल्प है क्या वो होगा सही, विधन उत्पत्ति व्युत्पत्ति। आगे जो है अच्छौहिणी, अच्छौहिणी में संधि विच्छेद क्या होगा? तो अच्छौहिणी हड़ी जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छ धन उहीण, उहीनी, यह है अच्छौहनी बनेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए भी। आगे जो है नवोड़ा, नव धन ओड़ा, ये बनेगा संभवतः नव धन ऊड़ा, ये सी वाला विकल्प इसका सही है। और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, बाकी और भी क्वेश्चन है, आप उनको स्वयं देख लीजिएगा, पढ़ने के बाद उत्तर खोजने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है यथेष्ट, यथा धन ईष्ट, तो ये पहला वाला विकल्प इसके लिए सही होगा, यथा धन इष्ट यथेष्ट। तो यहाँ पे इस PDF में आपको आगे के चैप्टर्स भी आपको मिल जाते हैं, आप उनको देख लीजिएगा एक बार को। और यहाँ पे आगे भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि प्रश्नों की संख्या लगभग गई है 60 तक, और उसके उत्तर भी आपको दिए गए हैं। तो यहाँ से आप इसको पढ़ करके एक अंदाजे के रूप में पढ़ सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी होगा आपको पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।